बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। विकास का कौन सा आयाम नाम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? इसका आंसर है ए, भाषा का विकास। विकास का भाषा विकास आयाम नाम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। नाम चॉम्स्की एक भाषाविद और भाषा विकास के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भाषा विकास के बारे में कई सिद्धांत दिए। नाम चॉम्स्की के मुताबिक भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसे भाषा अर्जन उपकरण LAD कहते हैं। यह एक काल्पनिक उपकरण है जो बच्चों के मस्तिष्क में होता है और भाषा सीखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, क्या स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं? इसका आंसर है बी, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से जन्मजात होती है। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं विशेष रूप से महसूस करने या कार्य करने की समान प्रवृत्ति को कहते हैं। ये विभिन्नताएं वंशानुगत और पर्यावरण से जुड़े कारकों के कारण होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यह दर्शाती हैं कि व्यक्ति एक दूसरे से कैसे भिन्न है। अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं और उनका व्यवहार इन रुचियों, पसंदों और मूल्यों, विश्वासों आदि से प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? इसका आंसर है ए, BF स्किनर। BF स्किनर ने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अधिगम की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। ऑपरेटिव कंडीशनिंग पर अनेक प्रयोगों ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई। स्किनर के अनुसार व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रतिवादी व्यवहार, दूसरा क्रियात्मक व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? मुर्रे एंड मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? इसका आंसर है सी, कथानक संप्रत्यय परीक्षण। हेनरी ए मुर्रे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन ने कथानक संप्रत्याक्षण परीक्षण विकसित किया था। कथानक संप्रत्याक्षण परीक्षण यह एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के अचेतन स्वयं की जांच करने के लिए किया जाता है। एक कथानक संप्रत्यय परीक्षण किसी व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व, भावनात्मक नियंत्रण की उनकी क्षमता और रोजमर्रा सामने आने वाले पहलुओं के प्रति उनका दृष्टिकोण, धन, शक्ति, लिंग भूमिकाएं, नस्लीय और धार्मिक दृष्टिकोण, अंतरंगता आदि को उजागर कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? इसका आंसर है डी, अधिवास, डोमिसाइल। एक बालक की वृद्धि संबंधित कारकों से अधिवास संबंधित नहीं है, क्योंकि अधिवास व्यक्ति का निवास स्थान होता है। यह राज्य, क्षेत्र, गांव या निवास के विशेष स्थान को संदर्भित करता है। यह बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता, बल्कि वृद्धि से तात्पर्य आकार में मात्रात्मक परिवर्तन से है, जिसमें बच्चे की ऊंचाई, वजन, आकार, आंतरिक अंगों आदि में शारीरिक परिवर्तन शामिल है। एक बालक का विकास निम्न कारकों पर निर्भर करता है, पहला पोषण, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा निद्रा, चौथा पर्यावरण, पांचवा व्यायाम, छठा सामाजिक आर्थिक स्थिति, सातवां भावनाएं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त व
वाचिक परीक्षण है? इसका आंसर है डी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक संस्कृति मुक्त व वाचिक बुद्धि परीक्षण है। जॉन सी रेवेन 1940 के दशक में इनके द्वारा विकसित मानक प्रगतिशील मैट्रिक्स SPM भी कहते हैं, जिसे परीक्षण अमूर्त तर्क और समस्या समाधान क्षमताओं को मापने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण है। इसे रेवेन के प्रगतिशील मैट्रिक्स RPM के रूप में भी जाना जाता है। SPM तरल बुद्धि का एक माप है जो अमूर्त रूप से सोचने, समस्याओं को हल करने और नई स्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता है। यह क्रिस्टलीकृत बुद्धि का मान नहीं है जो ज्ञान और कौशल का संचय है। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं की गॉर्डन के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है सी, इमोशनल, सांवेगिक। हार्वर्ड गॉर्डन ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि लोग उस संपूर्ण बुद्धि के साथ पैदा नहीं होते जो उनके पास कभी भी होगी। इसमें 8 प्रकार की बुद्धि शामिल है जो निम्नवत है। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा सांगीतिक बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा सांगीतिक बुद्धि, चौथा शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवा अंतःवैयक्तिक बुद्धि, छठा अंतरावैयक्तिक बुद्धि, सातवां स्थानिक बुद्धि, आठवां प्राकृतिक बुद्धि। हार्वर्ड गॉर्डन द्वारा प्रस्तावित 8 प्रकार की बुद्धि में सांवेगिक बुद्धि शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? इसका आंसर है डी, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। रचनात्मकता चिंतन के अपसारी चिंतन से संबंधित है। रचनात्मकता व्यक्ति की योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं, विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें व्यक्ति पहले से न जानता हो। चिंतन तभी प्रभावी होता है जब विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? इसका आंसर है ए, बौद्धिक अयोग्यता। मानसिक विमंदित पद को बौद्धिक अयोग्यता पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। मानसिक विमंदित बाल्यावस्था में शुरू होने वाली कार्य प्रणाली की स्थिति है जो बौद्धिक और अनुकूली कौशल में सीमाओं की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका आंसर है बी, सामान्य। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए सामान्य सत्य नहीं है। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक विशेषताएं स्थिर, अस्थायी और अनूठी होती है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के लिए उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया सामान्य अधिगम अक्षमता है जो पढ़ने में समस्याओं से संबंधित है क्योंकि यह शिक्षार्थियों को अक्षरों, शब्दों को पढ़ने, व्याख्या करने और समझने में असमर्थ बनाती है और वर्णमाला के समान आकार और ध्वनियों के साथ भ्रमित करती है। भाषण ध्वनियों को अक्षरों और शब्दों के साथ पहचानने और संबंधित करने में भ्रम पैदा करती है।
अतः यह कहा जा सकता है कि डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका आंसर है सी, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक में। वंचित या प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक वंचित शब्द का प्रयोग आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से पिछड़े लोगों के वंचित वर्गों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त वर्ग पृष्ठभूमि वह है प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त पृष्ठभूमि न केवल कम आय को संदर्भित करता है बल्कि निम्न शैक्षिक उपलब्धि, गरीबी, खराब स्वास्थ्य, वित्तीय असुरक्षा आदि को भी शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कुसमायोजन का एक व्यावहारिक लक्षण है? इसका आंसर है आक्रामकता। आक्रामकता कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। शोध से पता चलता है कि बचपन और किशोरावस्था में आक्रामकता से युवावस्था में असंतुलन का खतरा बढ़ जाता है। आक्रामकता मनोवैज्ञानिक असंतुलन के अन्य उपक्षेत्रों से भी जुड़ी हुई है, जैसे क्रोध, शत्रुता आदि। आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है। इसे कार्यों, कठोर शब्दों, आलोचना या शत्रुतापूर्ण भावनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है बी, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास संबंधित नहीं है, क्योंकि यह विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। विशेष आवश्यकता वाले बालक वे बच्चे जिन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा देखभाल, ध्यान, सुविधाओं की ज़रूरत होती है, उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझा जाता है। इसका आंसर है बी, साहचर्य। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का अधिगम को साहचर्य द्वारा समझा जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक हम विभिन्न उद्दीपकों के बीच संबंध और साहचर्य बनाकर सीखते हैं। यह सिद्धांत साहचर्य और प्रतिस्थापना के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में अधिगम के विषय में हमेशा किसी न किसी तरह की स्वचालित, अनैच्छिक और प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? इसका आंसर है सी, परिपक्वता। बच्चों के लिए अधिगम की प्रक्रिया परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करना सीखता है। वह सीखने की प्रक्रिया में तर्क, प्रतिबिंब, कल्पना जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना चाहता है। परिपक्वता से तात्पर्य है कि परिपक्वता आयु के साथ व्यक्तिगत, व्यवहारिक या शारीरिक विशेषताओं का उद्भव जैविक या आंतरिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप होती है, न कि पर्यावरणीय अनुभवों के एक कार्य के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई?
इसका आंसर है सी, B.F. स्किनर द्वारा। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा B.F. स्किनर ने प्रस्तावित की। B.F. स्किनर के अधिगम सिद्धांत के मुताबिक पुरस्कार और दंड किसी व्यक्ति के विकास को दिशा देते हैं और सीखने के लिए जरूरी तत्व हैं। पुरस्कार और दंड बाहरी प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। पुरस्कार सकारात्मक चीजें देता है जबकि दंड नकारात्मक चीजें देता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है? इसका आंसर है डी, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। अधिगम की अवधारणा के लिए असत्य कथन है कि अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद। अधिगम एक मौलिक और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मनोवृत्ति, भय, हाव भाव, गत्यात्मक कौशल, भाषा कौशल आदि। अधिगम अभ्यास से प्रभावित होता है। अभ्यास शिक्षार्थी के अधिगम को प्रभावी बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? इसका आंसर है डी, अवधारणा मानचित्रण जोसेफ डी नोवाक द्वारा सुझावित किया गया। अवधारणा मानचित्र का निर्माण यद्यपि कोई विशिष्ट चरण नहीं, फिर भी अवधारणा मानचित्रों पर अपने लेखन में जी.डी. नोवाक द्वारा सुझाए गए चरणों का एक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए अनुसरण किया जा सकता है। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? इसका आंसर है बी, वर्णनात्मक शिक्षण। वर्णनात्मक शिक्षण शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। वर्णनात्मक शिक्षक एक शिक्षण विधि है जिसमें किसी अवधारणा को विस्तार से समझाने के लिए कई संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य एक व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन जिसे हम शिक्षा के माध्यम से लाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकमात्र के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता की विधि को कहा जाता है। नैसर्गिकता से, इसका आंसर है ए, मस्तिष्क विप्लव युक्ति, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। नैसर्गिकता के विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को मस्तिष्क विप्लव युक्ति उद्वेलन विधि कहा जाता है, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। सृजनात्मकता या अभिनव समाधान की मांग करने वाली समस्याओं को शिक्षक द्वारा छात्रों को मस्तिष्क ब्रेनस्टॉर्मिंग युक्ति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? इसका अंतर है इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट, अंतर्वैयक्तिक समायोजन। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका अंतर्वैयक्तिक समायोजन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। अंतर्वैयक्तिक समायोजन एक सामाजिक कारक है जो कक्षा समायोजन के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? इसका आंसर है बी, बिना बोझ के सीखना। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन बिना बोझ के सीखना। एनसीएफ 2005 भारत में विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने प्रकाशित किया। एनसीएफ के प्रमुख उद्देश्य हैं बच्चों की सीखने में रुचि बढ़ाना, बच्चों को मूल्यवान महसूस कराना, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, रटकर सीखने को कम करना, बाल केंद्रित सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना,
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है डी, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। यह इसका आंसर नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, यह कथन सत्य नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत की संसद का आरटी अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसके प्रावधान प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंडों को निर्दिष्ट करने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चे के प्रत्येक बच्चों को मौलिक अधिकार के कारण इस अधिनियम को बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? इसका आंसर है सी, स्टीफन एम कोवे। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में स्टीफन एम कोवे ने योगदान नहीं दिया। स्टीफन एम कोवे एक अमेरिका लेखक हैं। क्रियात्मक अनुसंधान को एक शैक्षिक नवाचार माना जाता है। इसका इस्तेमाल किसी समस्या तुरंत समाधान निकालने के लिए किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा करना, डेटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना जैसे चरण शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी, आनुपातिक मापनी, रेशियो स्केल। आनुपातिक मापनी यह मापन सर्वाधिक वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय होता है। इसमें अंतराल स्तर की सभी विशेषताएं समाहित होते हुए परम शून्य भी होता है। यहाँ शून्य से आशय किसी विशेषण की अनुपस्थिति से होता है। इस स्तर पर परम शून्य बिंदु को मापने का वास्तविक आधार बिंदु कहा जाता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर उसका मापनी माना, जबकि इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर नामित मापनी होगा। निम्न मनोवैज्ञानिक में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं। अब्राहम मास्लो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें मानवतावादी शरीर विज्ञान का जनक माना जाता है। विकास शब्द किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन जैसे व्यक्तित्व में परिवर्तन या अन्य मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? इसका आंसर है डी, समवयस्क समूह अध्ययन। आनुवंशिकता की भूमिका का अध्ययन करने के लिए समवयस्क समूह अध्ययन वैध नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि समवयस्क समूह के लोगों का संबंध अलग अलग परिवारों से होता है और समवयस्क समूह के गठन में आनुवंशिकता का कोई योगदान नहीं होता है। आनुवंशिकता से तात्पर्य है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वर्णों के संचरण या माता पिता से संतानों के लिए वर्णों की विरासत को संदर्भित करती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर है फेनोटाइप। किसी व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फेनोटाइप कहते हैं। यह किसी व्यक्ति को वंशानुगत रूप से मिले जीन की अभिव्यक्ति है। किसी व्यक्ति की विरासत में मिले विशेषताओं के कारण फेनोटाइप उस व्यक्ति के स्वरूप को किसी भी वातावरण में निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? इसका आंसर है सी, जैविक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट
पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। जैविक परिप्रेक्ष्य मानव विकास, आनुवंशिक विरासत और जैविक कारकों की भूमिका पर जोर देता है। बाल विकास समय के साथ बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है और यह बताता है